हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा सेशन है, प्रीवियस 2 सेशन इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, किस किस तरीके के सामान होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, उनका निराकरण किस तरीके से किया जा सकता है और सरकार किस तरीके की योजनाएं और कानून लेकर आई है। मतलब ये जो प्लास्टिक और अपमार्जक वाला हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 3 है। आज यहाँ का सारे क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, सबसे बेसिक सी चीज़ कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। तो किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद को हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। लाइक हम लोग खाना भी बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद जो सब्जियों के छिलके कचरे वगैरह बच जाते हैं, जो भी चीज़ें जो यूजेबल नहीं होती, जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब जो काम की चीज़ें नहीं होती है। अब ये जो प्रकार होते हैं इन्हें 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब वो कौन से 2 प्रकार हो सकते हैं? तो 2 प्रकार से डिवाइड करने के तरीके हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। प्रीवियस सेशन में आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था ओरली कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं। तो आज बिल्कुल परिभाषा के फॉर्म में देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट की। तो वे अपशिष्ट पदार्थ का जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे जीवाणु या फिर प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें जो उनको अपघटित कर देती है, उनको नष्ट कर देती है, उनको खत्म कर देती है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए? घरेलू जैविक कचरा, घर से निकलने वाला कचरा, कृषि व चिकित्सिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ, फसलों के बचे हुए भाग, रुई, पट्टियां, मांस के टुकड़े आदि हमारे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंदर आते हैं। बेसिक सी भाषा में आप यदि सीखना चाहें तो वे पदार्थ जिनका आसानी से जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है या जो प्रकृति में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट, कृषि के कुछ सामान हो गए, ठीक है, कृषि के उत्पाद हो गए, वो चिकित्सीय जैव अपशिष्ट पदार्थ हो गए, फसलों के बचे हुए भाग, रुई, पट्टियां, मांस के टुकड़े आसानी से अपघटित हो जाते हैं प्रकृति के अंदर, ये सारे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जिनका आसानी से हम लोग अपघटन नहीं कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं, इसमें प्लास्टिक की बोतलें जो आसानी से प्रकृति में अपघटित नहीं होती, चाहे आप उसे जला दो, जमीन के अंदर दबा कर रख लो कई सालों तक, वो वैसी की वैसी रहती है, उनका अपघटन नहीं हो पाता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन थैलियाँ, कांच, सुइयां, धातु के टुकड़े, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह, ठीक है, जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं वो अपघटित नहीं होते हैं। अब इनके दुष्प्रभाव क्या है? हमने कैटेगराइज कर लिया, वर्गीकृत कर लिया जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट को। अब इनके दुष्प्रभाव क्या होंगे? दोनों के दुष्प्रभाव होंगे, जो अपघटित होंगे उनके भी होंगे और जो प्रकृति में अपघटित नहीं होंगे उनके भी दुष्प्रभाव होंगे। बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिदिन नगर, छोटे गांव, नगरों आदि सब जगह से कूड़ा करकट निकलता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि बड़े शहर हैं, अर्बन एरियाज है तो वहीं से निकलेगा, जो ग्रामीण एरिया है वहां से नहीं निकलेगा। हर जगह से कूड़ा करकट निकलता है जो कि बीमारियां फैलाता है। और नगर का जो सौंदर्यीकरण होता है, मतलब नगर साफ और स्वच्छ रहे, उसकी जो प्रभावशीलता होती है उसको यहाँ पर कम करता है। ठीक है, अब जैव निम्नीकरण जो है वो किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित करता है? तो अभी हमने देख लिया कि जैव निम्नीकरण क्या होता है, जैविक प्रक्रम के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। अब ये कैसे नष्ट होता है? तो ये ऐसे कुछ नष्ट होता है कि यह कार्य जीवाणुओं द्वारा तथा जो मृत जीवी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इन सूक्ष्म जीवों का असर सभी पदार्थों पर नहीं होता है, अतः कुछ पदार्थी जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अब कुछ के ऊपर ही जो कीटाणु होते हैं उनको खा सकते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, हर किसी पदार्थ को। अब मैंने अपना पुराना कैलकुलेटर वगैरह वो फेंक दिया, ठीक है, तो अब जीवाणु उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवाणु के पास जिसकी क्षमता होगी, जिससे उन्हें भोजन की प्राप्ति होगी या फिर जिसको नष्ट करके उनका जीवन यापन होगा, वो उसी प्रकार की चीज को खा सकते हैं। तो हर एक पदार्थ का यहाँ पर जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं, ठीक है, शाक, सब्जियां, फल आदि के अवशेष, मल मूत्र आदि पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। अजैव निम्नीकरण जिनका अपघटन नहीं होगा, ये अक्रिय होते हैं, क्योंकि पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, जो भी तत्व होते हैं इनके साथ क्रिया नहीं करेंगे तो इनकी क्षति तो होगी नहीं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया, DDT, डाई क्लोरो ट्राइक्लोरो एथिलीन इसको बोला जाता है।
ठीक है। अब ये क्या हो गए, प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, मानव निर्मित बहुत से ऐसे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से प्रभावित रहते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, इसलिए इनका अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 तत्व दिए हुए हैं ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जैव निम्नीकरण हो गया, अजैव निम्नीकरण हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शाक सब्जी या फल आदि होते हैं तो ये कौन से तत्व जैव निम्नीकरण में आते हैं, अजैव निम्नीकरण में आते हैं, तो ये जैव निम्नीकरण में आते हैं। और प्लास्टिक और डीडीटी का पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक और डीडीटी हो गया, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन जो है ये किसके अंदर आता है, तो ये हमारे जो है अजैव निम्नीकरण की प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये जो जैव निम्नीकरण है जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं फिर भी ये पर्यावरण को प्रदूषित कैसे करते हैं, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ अपघटित होकर विषाक्त और दुर्गंधमयी गैसें उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बहुत सारा सड़ा हुआ घर का सामान हो गया, ठीक है, किचन वगैरह से निकलने वाले सामान हो गए, तो ये बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, विषाक्त और दुर्गंधमयी गैसें उत्पन्न करते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाता है। ठीक है, वो गैसेस जो निकलती है, दुर्गंधमयी गैस निकलती है, तो उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब एक और रीज़न क्या हो गया कि जो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों के बड़े बड़े ढेरों पर मक्खियाँ बैठती है और अंडे देती है, जिससे भी अगेन वातावरण प्रदूषित होगा और कीटाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मक्खियाँ ही पहुंचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कीटाणुओं को, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है, जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा, टीबी, ये सब पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, हमारा जो स्वच्छ खाना रहता है उस पर मक्खियाँ बैठकर उसे प्रदूषित कर देती है। तो ये सारे बोल सकते हैं ड्रॉबैक है, कमियां हैं जैव निम्नीकरण की, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके अपघटन में समय लगता है और इतने समय में जो भी पर्यावरण प्रदूषित होगा वो उसका एक ड्रॉबैक हो गया। अब इस प्रकार की प्रबंधन नीति हम कैसे अपना सकते हैं, किस प्रकार से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं, तो देखिए कि गहरे महासागरों में अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि किया जा सकता है, यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, जैसे कि गहरे महासागर हो गए, वहाँ पर आप अपशिष्ट को डाल सकते हो, किंतु इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसकी वजह से जो सागरीय पर्यावरण प्रदूषण है वो ना हो पाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नदियों में जहाँ से हम लोग स्वच्छ पानी प्राप्त करते हैं वहीं पर डाल देते हैं, तो वहाँ पर ना डालते हुए कहीं बड़ी जगह डालें और इस बात का ध्यान रखें कि अपशिष्ट कुछ ऐसा हो कि समुद्री जीव वगैरह को वहाँ पर हानि ना पहुँचे। हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेष जो होते हैं को पकाकर चर्बी प्राप्त की जा सकती है, जिनका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, तथा इसके प्रोटीन अंश वाला भाग पशु चारे में भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जो बचे हुए अवशेष होते हैं वापस से हम इनको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, सोप वगैरह जो होते हैं इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कूड़े करकट को अत्यधिक दाब में ठोस ईंटों में बदला जा सकता है। अत्यधिक कूड़े करकट को बहुत समय तक हम लोग जमीन में दबाकर रख सकते हैं और उसके बाद इनको ठोस ईंटों में बदला जा सकता है। हम लोग किस तरीके से इसका रिसाइकलिंग प्रोसेस कर सकते हैं वो चीज़ आपको बताई गई है, ताकि हम इनका रीयूज़ भी कर ले और साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण भी ना हो। अगला है नगरीय जल मल को नगर से दूर गड्ढों में डाला जाना चाहिए, ताकि वहां से शुद्धिकरण के पश्चात ही इसकी सिंचाई में उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब ये जो मल मूत्र होता है इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पर पानी वगैरह पीने का होता है वहाँ ना डालते हुए कहीं दूसरी जगह गड्ढों में डाला जाना चाहिए, वहाँ से शुद्धिकरण के पश्चात ही सिंचाई आदि में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वापस से रिसाइकलिंग प्रोसेस हो गई। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण है एवं उनके उपयोग के संबंध में निरंतर शोध की आवश्यकता है। यही नहीं अपितु विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वे सभी तकनीकें प्रदान की जानी चाहिए जो कि अपशिष्ट के निस्तारण एवं पर्यावरण सुरक्षा में सहायक है। जैसे कि अभी हमारा देश विकासशील है, तो भारत क्या कर सकता है, जो भी विकसित देश है वहाँ से नई नई टेक्निक्स तरीके अपना सकता है कि किस तरीके से वो जो कंट्रीज़ है विकसित बनी है तो वो किस तरीके से नए नए तरीकों को अपना रही है अपशिष्टों के निस्तारण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ती समस्या एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, नियोजित रूप से इसका निराकरण हो सके। मतलब एक ऐसा प्लान बनाया जाए जितना भी अपशिष्ट अपने अपने राज्य का या फिर अपनी अपनी जो सिटी का निकल रहा है उसका अच्छे से निराकरण हो सके, अच्छे से हम लोग उसका रिसाइकल कर सके या फिर उसको नष्ट कर सके। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब आता है कचरा निपटान की समस्या को आप कैसे कम कर सकते हो। तो बेसिक सी चीज़ है कि जो जैव निम्नीकरण, सबसे पहले हमने 2 तरीके से कैटेगराइज कर लिया है ताकि आसानी हो कि किस प्रकार के कचरे का निपटान हमको कैसे करना है। तो जैव निम्नीकरण जो जीवों के द्वारा नष्ट हो जाएगा, ठीक है, और अजैव निम्नीकरण जो कि नष्ट नहीं होगा। तो अजैव निम्नीकरण को हम लोग रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं।
और जो जैव निम्नीकरण है, जो इस प्रकार से खाना बचता है, ये सारी जो चीज़ें होती है, इसको हम लोग खाद वगैरह बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। इनको ज़मीन में गड्ढा खोदकर आप कुछ समय के लिए दबा सकते हो, और अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से दबाना होगा, ताकि वो कुछ समय के पश्चात खाद बन जाएगा। उसको हम लोग खेती वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों का कचरा निपटान प्रक्रिया के द्वारा समाधान हम लोग कर सकते हैं। जैव वाला रीयूज, रिसाइकल कर ले, और जैव निम्नीकरण जो है, जो भी बचा हुआ पदार्थ है, उसका हम लोग खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, बायोगैस का उत्पादन उससे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा हम लोग डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक की अपेक्षा हम लोग कप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि इसका वापस से क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकती है, लेकिन प्लास्टिक की नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग का प्रतिबंध लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कल ही हम लोग इसके ड्रॉबैक पढ़े थे कि शाकाहारी जीव जो होते हैं, जैसे गाय वगैरह, ये लोग यदि प्लास्टिक वगैरह खा लेती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नदियाँ नाले अवरुद्ध हो जाते, क्योंकि हम लोग डेली यूज़ करते हैं पॉलीथीन वगैरह। तो हम घर से जब कचरा डालते हैं, तो वो लोग जो कचरा जो होता है नदियों में बह जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फ्लो होता है पानी का, वो बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से इस पर बैन लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही ये अपघटित भी नहीं होता है, कितने ही सालों तक आप रखोगे तो बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके ऊपर बैन लगाना थोड़ा आवश्यक है, या फिर जितनी मात्रा में आवश्यकता हो उतना ही हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ओके। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जल में उपस्थित अपद्रव्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, क्योंकि 3 प्रकार से हमारा जल प्रदूषित हो सकता है। तो सबसे पहला होता है निलंबित अपद्रव्य। अब ये क्या होता है, ये पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ के कण एक माइक्रो से अधिक व्यास वाले होते हैं, मतलब इतना ये क्षेत्र घेरते हैं, तथा इन्हें छानकर पृथक किया जा सकता है। इनकी उपस्थिति से जल मटमैला हो जाता है। रेत, मिट्टी, खनिज, लवण, शैवाल आदि इस प्रकार के अपद्रव्य पदार्थ है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है कि खनिज, लवण, शैवाल आदि हमारे कौन से अपद्रव्य के अंदर आते हैं, निलंबित अपद्रव्य, कोलाइडी अपद्रव्य, या फिर घुलित अशुद्धियाँ। तो निलंबित अपद्रव्य के अंदर आते हैं, आसानी से हम लोग इसको छानकर अलग कर सकते हैं। अब कोलाइडी अपद्रव्य क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन हम लोग सुनते हैं, साइंस में आता है हमारा। तो कोलाइडी अपद्रव्य ऐसे अपद्रव्य पदार्थ के कण कोलाइड के रूप में होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। ये कण अति सूक्ष्म होते हैं, इनको आप छानकर भी अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका कलर भी जो जैसा जल रहता है वैसा ही रहता है। तो इनको छानकर अलग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ होगी हमारी कोलाइडी अपद्रव्य। दूसरा आता है घुलित अशुद्धियाँ। अब हम देखते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ घुल जाती है, अनेक रूप में हो सकती है, ठोस रूप में, द्रव रूप में, और गैसीय पदार्थ हो सकते हैं। हम देखते हैं पारा वगैरह, कैडमियम वगैरह सब कुछ पानी में आसानी से घुल जाता है, और यही रीज़न होते हैं कि अनेक बीमारियाँ हमारी यहीं से फैलती है। तो इस प्रकार की अशुद्धियों को किस में माप सकते हैं हम लोग, पीपीएम में माप सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जल में कितनी अशुद्धि है, तो इतनी पीपीएम अशुद्धि जल में पाई जाती है। तो ये 3 तरीके से अशुद्धियाँ जल के अंदर घुल सकती है। निलंबित अपद्रव्य के रूप में, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हो, कोलाइडी अपद्रव्य को निकाला नहीं जा सकता, और घुलित अशुद्धियाँ ठोस, द्रव और गैस रूप में ये घुल सकती है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अपशिष्ट प्रबंधन। हम लोग अभी समझ चुके हैं कि अपशिष्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये देख चुके हैं। अब इसका आप जो निवारण है, कि मतलब आप अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करोगे, किस प्रकार से हैंडल करोगे, किस प्रकार से आप उसको विघटित करोगे, ठीक है, वो चीज़ अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले आप प्रबंधन में कुछ तरीके अपना सकते हो। सबसे पहला है भूमि भराव, लैंडफिल आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी अपशिष्ट आपको मिला हुआ है, ठीक है, आपके घर से जो भी निकल रहा है, आपके आसपास का जो भी अपशिष्ट है, आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो आप उसे क्या करो, अपशिष्ट को जमीन के अंदर आप कई समय के लिए दबा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम खर्चा इसके अंदर लगता है। अब इससे क्या होगा, अभी हमने देखा था कि इससे हम बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ तरीके आपको ध्यान रखने होते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से गड्ढा करना होगा, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर डालना होगा, और अच्छे से उसके ऊपर मिट्टी डालनी होगी, ताकि वो बाहर निकल ना सके, बाहर उड़कर ना आए। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली खुला गड्ढा छोड़ देते हैं, तो वो कचरा जो रहता है हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जो कि वापस से गंदगी को जन्म देता है। तो हमें अच्छे से उस कचरे को दबा देना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं भूमि भराव। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे ये फायदा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन इसके थ्रू कर सकते हैं। कचरे से विद्युत उत्पादन, जो भी गैस निकलेगी उससे हम लोग यहाँ पर विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है भस्मीकरण करना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अपशिष्ट है उसे हम लोग जहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर ना रहते हुए कहीं दूसरी जगह जाकर इस कचरे को जला सकते हैं। इससे क्या होगा,
इससे जो कचरा है वो भाप, ताप और गैस व राख में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग उद्योगों में वापस से कर सकते हैं। ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्टों के निपटान के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नॉर्मली जापान जैसी जो कंट्रीज़ है, जो विकसित कंट्रीज़ है, वहाँ पर यही चीज़ की जाती है कि वहाँ पर कचरे को जला दिया जाता है, फिर इसका इस तरीके से रीयूज़ ये लोग कर लेते हैं। और कम भूमि की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, कम भूमि में आसानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट का निदान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रिसाइकलिंग मेथड, पुनर्चक्रण विधि। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम पुनः कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे घर से जो भी सामान निकलता है, प्लास्टिक की बोतल, एल्यूमिनियम के डब्बे वगैरह, हम देखते हैं कि भंगार वाला आता है, वो सारा सामान लेकर जाता है। तो पर वो करता क्या होगा, वो आगे भिजवाता होगा इंडस्ट्री वगैरह में, तो वापस से इनको रिसाइकलिंग करके वापस से नया माल इनसे बना लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिनका जीव अपघटन नहीं कर सकते वो वापस से रिसाइकलिंग किए जा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है कि जो हमारे जैव निम्नीकरण वाले हैं, जो घरों से निकलने वाला पदार्थ है जो जीवों के द्वारा अपघटित हो सकता है, तो हम लोग उससे खाद का निर्माण कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद आदि हम लोग उसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग ये जो गैस बनती है, इसी के माध्यम से हम लोग विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। ओके, चलो अब ये तो हमने थोड़ी थ्योरी पढ़ ली। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब जो चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं, जैसे रुई वगैरह ये सब निकल रहे हैं, तो हम इनसे कौन सी तकनीक से इनको खत्म कर सकते हैं। भूमि भराव से, भूमि भराव मतलब जमीन के अंदर डाल दो, गड्ढा बंद कर दो, भस्मीकरण, जला दो, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर लो, या जल में प्रवाहित कर दो। तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं उनका भस्मीकरण करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हो सकता है कि इनसे कई वापस से वही नए और जो नई बीमारियां हैं उनका जन्म हो सकता है। तो भस्मीकरण जो टेक्निक होती है वो यहाँ पर अच्छी रहती है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है। मतलब हम किसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। धात्विक अपशिष्ट का, चिकित्सकीय अपशिष्ट का, कृषि अपशिष्ट का, या फिर घरेलू अपशिष्ट का। तो पुनर्चक्रण हम लोग कर सकते हैं धात्विक अपशिष्ट का, और कृषि अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट का वापस से हम लोग खाद बनाने में निर्माण कर सकते हैं। तो पुनर्चक्रण किसका हो सकता है, धात्विक अपशिष्ट का यहाँ पर हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रमुख गैस सबसे ज़्यादा पर्यावरण में कौन सी मात्रा में पाई जाती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारी सबसे खतरनाक वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है ग्रीन हाउस गैसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है। हर एक व्यक्ति का यदि अपन एवरेज माने तो औसतन कितना कूड़ा एक व्यक्ति के द्वारा घर से निकाला जाता है। 1 से 2 kg, 1 से 2 किलोग्राम सेम ही है, 2 से 4 किलोग्राम, या फिर 4 से 6 किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा, 4 से 6 किलोग्राम एक एवरेज मान सकते हैं। हर एक व्यक्ति इतना गंदगी या फिर वातावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का कचरा है, किस तरीके से, क्या उसको रीयूज़ किया जा सकता है, क्या उसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से। तो भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसतन 4 से 6 किलोग्राम का कूड़ा निकलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैविक खाद बनाई जा सकती है घरेलू कचरे से, कृषि अपशिष्ट से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैविक खाद को हम घरेलू कचरे से बना सकते हैं, कृषि अपशिष्ट जो फसलें वगैरह होती है उनका जो बचा हुआ सामान होता है उससे हम लोग जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ यहाँ पर अभी 1 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, फिर वापस से हम लोग ये मल्टीपल चॉइस स्टार्ट करेंगे। कुछ डेफिनेशन से बायोगैस कैसे बनाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए अपशिष्ट जीव जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोबर और मानव मलमूत्र के उपयोग से हम लोग बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं, और उससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है, अपशिष्ट क्या होते हैं, अपशिष्ट की अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, अपशिष्ट बोलते हैं। अनुपयोगी पदार्थ जो हमारे काम का नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपशिष्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खतरनाक वाली, जल वाष्प, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है, जो कि पृथ्वी के तापमान को सोख लेती है और वापस बाहर, इससे जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको वापस से पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देती, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं।
नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो कृषि संबंधी कूड़ा कचरा, सब्जियों के शेष भाग, पशु मलमूत्र, गोबर आदि का ढेर और उन पर केचुए द्वारा छोड़ दिया जाता है। मतलब ये जो भी कचरा है उन पर जो केचुए होते हैं, जिन्हें कृषक जो होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, उनका फ्रेंड मित्र बोला जाता है। अब ये केचुए क्या करेंगे, इन खाद्य पदार्थों को खा लेंगे। ठीक है, तो ये केचुए इन पदार्थों को खाने के बाद जो मल त्यागते हैं, यही जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाकर ये सारी चीज़ें डाल देंगे और उस पर केचुए को छोड़ देंगे और उनके मलमूत्र से जो भी बनता है वो वर्मी कंपोस्ट या फिर जैविक खाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल के रुकने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो जब जल एकत्रित होगा, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई ऑक्सीजन जैसी विषैली गैसें उत्सर्जित होने से श्वसन में दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। मलेरिया हो सकता है क्योंकि मच्छर उत्पन्न होंगे। ठीक है, डेंगू हो सकता है, फाइलेरिया आदि रोगों बढ़ने की आशंका हो सकती है। ठीक है, जो नालियों में जो भी जल रुकता है, इनसे ये सारी बीमारियां हो सकती है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन वापस से स्टार्ट करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे होता है। तो अभी अपन ने देखा था वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है केचुए से। केचुए वही करते हैं, केचुए को छोड़ दिया जाता है तो इनके मल मूत्र से जो बनता है वही जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव विघटनीय मतलब जिसका अपघटन आसानी से हो सकता है। डीडीटी, प्लास्टिक, धातुओं के ऑक्साइड या फिर मलमूत्र। तो ये सारे हमारे जैव अपघटनीय नहीं है क्योंकि जीवों के द्वारा इनका अपघटन नहीं हो सकता है। 1, 2 और 3 का तो किसका हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी का हो सकता है। आसानी से जीव इसका अपघटन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां हैं भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो टेक्निक है अपशिष्ट प्रबंधन की है, हमने अभी पढ़ा था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मीकरण पद्धति किस देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये भी अपन अभी पढ़कर आए कि जापान जैसे देश में इसी तरीके का उपयोग किया जाता है अपशिष्ट निस्तारण के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। ज़्यादा ही ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ बढ़ते जा रहे, औद्योगिकीकरण होना, नगरीकरण होना, जनसंख्या वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि का कारण क्या है, क्यों अपशिष्ट पदार्थों में वृद्धि होती जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है उसकी वजह से अपशिष्ट पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है उसकी वजह से भी बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि भी इसके पीछे का एक रीजन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपशिष्ट की मात्रा में कमी लाने हेतु उपयोग किया जा सकता है पुनः उपयोग का, कम उपयोग का, पुनः चक्रण का और उपरोक्त सभी। तो रिसाइकलिंग, रीयूज और इस तरीके से हम लोग यदि कम यूज़ करें उनका तो इससे हम लोग अपशिष्ट की मात्रा में कमी ला सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से किस में बदला जा सकता है। जैसे हम लोग उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं तो उसको किसके अंदर बदला जा सकता है, पत्थर के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं कूड़े करकट को, ईंटों के रूप में, रेशे में या फिर बंजरी के रूप में। तो अभी हमने पढ़ा था कि हम लोग इनसे वापस ईंटों का निर्माण कर सकते हैं, सूखी ईंटों का निर्माण इनसे हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा है उसी के हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर वापस से क्या प्राप्त किया जा सकता है, ईंट, चारा, चर्बी या फिर तेल। तो हम लोग इससे वापस से चर्बी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है क्या है, फसलों के बचे भाग, कांच, प्लास्टिक या फिर सुइयां। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, किनका हम लोग कर सकते हैं। तो फसलों के बचे हुए भाग का कर सकते हैं, जैव निम्नीकरण हो सकता है। और जैव निम्नीकरण किनका नहीं हो सकता है, तो कांच, प्लास्टिक और सुइयों का नहीं हो सकता है। इनको हमें रीयूज करना होगा, वापस से रिसाइकलिंग करके इनका रीयूज हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं, कांच, सुइयां, पॉलीथीन, थैलियां, उपरोक्त सभी। तो ये सारे अजैव निम्नीकरण है जिनको अपघटित पर्यावरण में नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो वे भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। वे कौन से कारक हैं जिनमें अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि हो रही है। सेम अभी अपन ने पढ़ा था, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और तीव्र जनसंख्या के कारण अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि होती जा रही है, ये बढ़ते जा रहे हैं।
कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है। तो ठोस अपशिष्ट कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट कौन कौन सा हो सकता है? तो प्लास्टिक की बोतलें, सीरिंज हो सकती है, पट्टियाँ, रुई, रक्त, मांस आदि अस्पताल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। और इनका हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो हम लोग इनका भस्मीकरण करके इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि ये जो वातावरण है, पर्यावरण में और कोई भी वायरस और कोई बीमारी ना फैलाए। अपशिष्ट निष्पादन हेतु भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो 1975 में अपशिष्ट प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए शिवरामन नामक एक समिति का गठन किया गया था। तो 1975 में किया गया था शिवरामन समिति का गठन, किसके लिए? अपशिष्ट निष्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो ई अपशिष्टों के नाम बताइए। ई अपशिष्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। तो कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, जो भी आपको याद हो, ऐसे कंप्यूटर जो मरम्मत के योग्य नहीं है, जिनको सिर्फ फेंका जा सकता है। ठीक है, खराब हुई सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव आदि सारे हमारे ई अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाला एक मुख्य अपशिष्ट पदार्थ, जो तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनसे निकलने वाला अपशिष्ट क्या हो सकता है? तो फ्लाई ऐश या फिर उड़न राख जो होती है, जो हवा में उड़ती है, वो इससे तापीय ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है 3 डेज का पूरा सेशन था, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट कर लेना। यदि बीच में आपका कोई भी सेशन मिस हो गया है तो आप प्रीवियस सेशन जाकर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी रेडी है। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, CDP, EVS, इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।